जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर के द्वारा बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 2.0 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट बैच जो स्टार्ट हुआ है आज से कंटिन्यू करने वाला है। और ये देखिए टेस्ट नंबर 1 है और इसका टेस्ट हुआ था 13/5/2025 को टेस्ट हुआ था। और देखिए इसमें जो चैप्टर मिला था होमवर्क का, देखिए पॉलिटी का है, भारत का संवैधानिक विकास और क्या है, तो 10 आपका जो है ना 10 से 15 आपका पर डे इसमें करंट अफेयर्स रहेगा। और बाकी इसका कौन कौन सा दिन जो है ना क्या होमवर्क मिलेगा, इसके लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ पे जो है ना आपको एक स्लाइड बना करके जो है ना जैसे पहले वाले बैच में मिलता था वैसे ही जो है ना आपको पर डे आपको होमवर्क वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। तो सभी लोग जो है ना जो भी होमवर्क मिलेगा सभी लोग उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको इस चैनल पे जो है ना पर डे आपका होमवर्क सीरीज का क्लास आएगा, तो सभी लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 1। देखिए होमवर्क सीरीज का टेस्ट नंबर 1 देखिए कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर रहा है योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, नासिक महाराष्ट्र करेगा। कौन करेगा, नासिक महाराष्ट्र करेगा 2025 का, ठीक है। और याद रखिए इसके पहले का अगर थीम पूछेगा 2024 का थीम क्या था, तो स्वयं और समाज के लिए योग करना, ठीक है। और याद रखिए योग दिवस कब मनाते हैं, तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन वाले 2 पे कह रहा है कि भारत सरकार ने 4 खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने युग्म जो है ना सही सुमेलित है। तो देखिए पहला है डी गुकेश शतरंज से संबंधित है, इनको भी मिला है। और नेक्स्ट है हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित, इनको भी मिला है। और प्रवीण कुमार पैरा एथलीट है, इनको भी मिला है। और मनु भाकर निकास संबंध निशानेबाजी से, इनको भी मिला है। तो इन सभी को मिला है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सभी मतलब चारों को मिला है, ठीक है। और इनका जो संबंध है ना किस खेल से, आजकल एग्जाम में पूछता है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित, इसको भी याद रखिएगा। तो डी गुकेश का संबंध किस खेल से, शतरंज से है। हरमनप्रीत का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। और प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है, तो पैरा एथलीट है। और मनु भाकर का संबंध बहुत चर्चित है, इनका संबंध निशानेबाज है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में किया गया। कहाँ किया गया, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, ठीक है। और याद रखिए कि प्रवासी जो भारतीय दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि समाचारों की सुर्खियों में रहे भारत पोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन करेगा भारत पोल जो है ना किसने शुरुआत किया, तो याद रखिएगा सीबीआई किया है। कौन किया है, सीबीआई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भारत पोल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रष्टाचार निवारक तंत्र से। किससे है, तो भ्रष्टाचार निवारक तंत्र से है। आगे देखा रहा है कि हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी, बताइए। हेनले ग्लोबल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, 85वां है। क्या है, तो 85वां है। और याद है खुशहाली में कितना है भारत का रैंक, 118वां है। कितना, 118वां है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जेड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई जेड मोड सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित क्षेत्र में स्थित है, बताइए। क्या होगा, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। चलिए आगे देख रहा है कि बहुभाषी ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस भाषा में विभिन्न सरकारी योजनाओं को जानकारी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुभाषी ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस भाषा में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी निर्बाध रूप से उपलब्ध कराता है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूची में दर्ज सभी जो है ना 22 भाषाओं में उपलब्ध कराता है, ठीक है। याद रखिएगा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए। कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताइए। क्या होगा, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। और याद रखिए अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर के हैं, 47वें नंबर के हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हालिया दिनों में समाचारों की सुर्खियों में रहा, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हालिया दिनों में समाचारों में सुर्खियों में रहा, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला कह रहा है इसका गठन
इसका उद्घाटन जो है ना 14 जनवरी 2025 को किया गया, बिल्कुल क्या है तो सही है। और पल्ले गंगा रेड्डी राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष बनाए गए, बिल्कुल क्या ये भी कथन सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एक संवैधानिक निकाय है, ये क्या है तो गलत है। याद रखिएगा ना कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जो है ना क्या है संवैधानिक निकाय नहीं है, ये क्या है तो भारत सरकार द्वारा जो है नियोजित निकाय है। क्या है भारत सरकार द्वारा नियोजित निकाय है। और नहीं देखिए इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो गलत पूछा तो गलत उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कह रहा है किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI शुरू की है, बताइए। कह रहा है किस मंत्रालय ने भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI शुरू की है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, बताइए। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 30 अप्रैल को मनाते हैं। और याद रखिए आयुष्मान भारत योजना जो है ना इसका स्टार्टिंग कब हुआ था तो 2018 में हुआ था। कब हुआ था, 2018 में इसका स्टार्टिंग किया गया था। ठीक है, इसका शुरुआत हुआ था। और कहाँ से हुआ था, रांची से हुआ था। कहाँ से हुआ था, रांची से इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, बताइए। कह रहा है किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, बताइए। कौन किया है, तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद किया है। कौन किया है, गाजियाबाद किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि बिंझीनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंझीनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरल में है। कहाँ है तो केरल में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसने निर्देश करता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्देश करता है, बताइए। क्या होगा, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतों को प्रायोजित विषयों का 2 वर्गों में क्या है विभाजन। तो क्या होगा, प्रांतों को प्रायोजित विषयों का 2 वर्गों में विभाजन को जो है निर्दिष्ट करता है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि द्वैध शासन के अगर जनक पूछेगा मतलब डायआर्की के जनक पूछेगा तो कौन है, कार्टियस को माना जाता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आरोपित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए पहला कारण 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 1909 के अधिनियम के पारित होने के पूर्व मार्ले ने 2 भारतीयों को लंदन की इंडिया काउंसिल में नियुक्त किया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है 1909 के अधिनियम के पारित होने के बाद एक भारतीयों को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया गया, तो बिल्कुल क्या है ये भी कथन सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से, बताइए। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है किस नाम से, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को किस नाम से जानते हैं, तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, बताइए। कह रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पीस्ट इंडिया अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया था। तो कह रहा था क्वेश्चन कर रहा था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो पीस्ट इंडिया अधिनियम 1784 के अंतर्गत किया गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था, बताइए। कह रहा है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए, बताइए। इसमें सही उत्तर कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, ये था, बिल्कुल क्या था। तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना 1858 का उद्देश्य था। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी क्या है 1858 का उद्देश्य था। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये क्या था, ये नहीं था। ठीक है, किस अधिनियम में था, तो 1813 में था। किस में था, 1813 के अधिनियम में था। ठीक है, याद रखिएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा। क्या होगा, 1 और 2 दोनों क्या है सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा
भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद जो है ना सृजित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना 1858 के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, बताइए। कह रहा है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से जो है ना कोटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला इसमें कह रहा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था 1919 के माध्यम से, बिल्कुल क्या है तो सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया, बिल्कुल क्या है सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था करना ये नहीं किया गया था 1909 में। किस में किया गया था, तो 1909 में किया गया था। किस में किया गया था, 1909 में किया गया था, ठीक है, याद रखिए 1909 में किया गया था, ना कि 1919 में। और नेक्स्ट कह रहा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण एक किया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत कथन को चिन्हित कीजिए। इसमें असत कथन पूछा है कि असत कथन जो है 1919 के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है यहाँ पे कह रहा है पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में लागू हुआ, बिल्कुल क्या है तो सही है, बिल्कुल क्या है तो सही है, ये बिल्कुल क्या है सही है, यहाँ पे गलत पूछा है ना। और दूसरा देखिए कह रहा है यह अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये क्या है तो गलत है। यह जो अधिनियम है ना मार्ले मिंटो सुधार नहीं, यहाँ पे जो है ना मार्ले मिंटो नहीं, क्या होगा तो मॉन्टेग्यू, क्या होगा मॉन्टेग्यू जो है ना चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जो है ना जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्या है तो यही गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। और इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। तो ए, सी और डी सही है, लेकिन बी क्या है तो गलत है। यहाँ पे क्या होगा, मार्ले मिंटो सुधार नहीं होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होगा, ठीक है, अधिनियम होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस दल ने 1919 के अधिनियम की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पार्टी था। कौन था, स्वराज पार्टी था। नहीं देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को उत्साहित कर दिया था, ये क्या है तो गलत है। याद रखिएगा चार्टर एक्ट यहाँ पे क्या होगा, 1813 होगा, क्या होगा 1813 होगा, क्या होगा 1813 होगा, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार को एकाधिकार में उत्साहित कर दिया गया, एक तब क्या होगा सही होगा, इसे क्या है तो गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त भारत में सीधा प्रशासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था, बिल्कुल क्या है 2 नंबर क्या है बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 क्या है सही है, बाकी 1 नंबर क्या है गलत है। यहाँ पे 1813 नहीं, 1853 या 1813 होगा। आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार है जिसमें जो है ना ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, बताइए किसने कहा था। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए आगे देख रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है, नहीं पूछा है, बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था 1935 के बाद में, 1935 में, बिल्कुल क्या है तो सही है। 1935 के अधिनियम में राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बंगालों में दूषणात्मक विधानमंडल प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ नहीं, यहाँ पे ना समाप्त हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे समाप्त हुआ था, इसलिए क्या है तो ये जो है ना गलत है। आगे कह रहा है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी 1935 में, बिल्कुल क्या है तो सही है। और राज्यों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर इसमें गलत पूछा था, सही नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी ए, सी और डी क्या है सही है। आगे देख रहा है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 में निर्मित हुआ। ये क्वेश्चन पहले समझिए। कह रहा है सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्या होगा लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा, सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुए। तो कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नहीं देखिए कह रहा है रिलेटिंग एक्ट
रेगुलेटिंग यहाँ पे देखिए मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को जो मिलान करना है। रेगुलेटिंग 1773 में क्या हुआ था बताइए? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ था? इसके तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, ठीक है। और नहीं देखिए कह रहा है भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था बताइए? भारत परिषद अधिनियम 1909 में क्या हुआ था? तो इसके तहत जो है ना सांप्रदायिक निर्वाचन का मंडल का जो है ना प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था बताइए? भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या हुआ था? तो इसके तहत क्या हुआ था? तो द्वैध शासन का जो है ना प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। और नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? तो इसके तहत प्रदेशों के क्या है स्वायत्ता के लिए प्रावधान था। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था बताइए? करा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था बताइए? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी, एलिजा इम्पे था। कौन था? एलिजा इम्पे था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई बताइए? कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी बताइए? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था? यहाँ पे नहीं पूछा है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रेगुलेटिंग अधिनियम में दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य नहीं था बताइए? कौन नहीं था? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेमास्ट नहीं था, लेकिन सर जॉन क्लेवरिंग था, कर्नल मानसन था और रिचर्ड वारवेल था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया बताइए? क्वेश्चन कह रहा है कि 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया बताइए? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 1773 में पारित किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लाया गया? देखिए क्वेश्चन रिपीट है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, रेगुलेटिंग एक्ट होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यावसायिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी बताइए? कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी बताइए? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का चार्टर एक्ट था। क्या था? 1813 का चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया बताइए? किसके द्वारा? कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, किसके द्वारा बताइए? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था, खो दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया बताइए? कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय व चीन के व्यापार का एकाधिकार जो है ना समाप्त कर दिया? बताइए कौन सा एक्ट था बताइए? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1833 का क्या था? चार्टर एक्ट था। क्या था? चार्टर एक्ट जो है ना 1833 था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक जो है ना सही मतलब एक नहीं है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चार्टर एक्ट 1833 निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था बताइए? कौन नहीं था? तो देखिए पहला कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण 1833 का ही था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, ये भी था। और नेक्स्ट कह रहा है काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान करना, ये भी था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और नेक्स्ट देखिए डी नंबर कर रहा है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, ये क्या था? ये नहीं था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन 38 कर रहा है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया बताइए? कह रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया बताइए? कौन सा अधिनियम था? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट क्या था? 1853 था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम में हुई वह कौन सा था बताइए? कह रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा अधिनियम था बताइए? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति इनमें से किसके द्वारा की गई थी बताइए? क्वेश्चन कह रहा है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति इनमें से किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो
सी हो जाएगा, क्या होगा, सी होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। नहीं देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना 40-41 सेम है। देखिए ए से क्वेश्चन अलग, एक क्वेश्चन अलग था, ये देखिए 40-41 जो है ना सेम है। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है ना कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। तो 40-41 दोनों सेम था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 कह रहा है कि 1858 कह रहा है कि 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में से चिन्हित था, बताइए, निहित था, बताइए कौन था। कह रहा है कि 1858 से भारत में वित्तीय प्रशासन का सर्वोपरि नियंत्रण निम्नलिखित में से निहित था, बताइए किसमें था। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति हस्तांतरित किया, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति जो है ना हस्तांतरित किया, बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। आगे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया, बताइए क्या था, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, बताइए कौन सा था। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का क्या था, आरक्षण था। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को आरंभ किया गया था, बताइए कौन सा अधिनियम था। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 था। नेक्स्ट है कह रहा है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए जो है ना इस्तेमाल किया था, बताइए कौन सा गवर्नर जनरल था। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो था। कौन था, लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सख्त किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया था, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1833 का क्या था, चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य क्या था, बताइए। मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य क्या था, बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना था। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य क्या था, तो भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरे को लड़ाना था। नहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, मिंटो मार्ले जो बोलिए मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। देखिए ये भी क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन जो है ना मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न है अलग है, बताइए। मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य क्या था, तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को स्थापित करना था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, लॉर्ड जॉर्ज था। कौन था, लॉर्ड जॉर्ज था। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था, सन 1861 था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि सन 1925 से 30 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, बताइए। 1925-1930 के मध्य भारतीय विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीबी पटेल था। कौन था, बीबी पटेल था। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था, बताइए कौन सा अधिनियम था। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 का था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है 1892 के काउंसिल एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि 1892 के काउंसिल एक्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन ने ब्रिटिश उपनिवेश सत्ताधारी को इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को की वैधानिक कार्य विधि में परिवर्तन करने हेतु बात किया, जिसके परिणाम स्वरूप शाही और प्रांतीय विधानिक काउंसिल में विस्तार हुआ। बिल्कुल क्या है तो सही है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रवादी 1892 के एक्ट के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को जो है ना क्या किया था, परिवर्तनों को संतुष्ट थे। ये क्या है, बिल्कुल क्या है तो गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पीठ के भारत अधिनियम, पीठ के जो है ना भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था बताइए। पीठ के भारत अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था बताइए, क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि लंदन में एक नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य थे, बिल्कुल था। और नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, ये भी बिल्कुल था। और नेक्स्ट कह रहा है कि नियंत्रण मंडल की कंपनी के राजनीतिक, प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन करना था, ये भी था। और नेक्स्ट कह रहा है कंपनी के केवल व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन संचालक मंडल को कराना था, ये बिल्कुल जो है नहीं था। यहाँ पे केवल नहीं होगा, यहाँ पे व्यापारिक और जो है ना प्रशासनिक दोनों था, व्यापारिक और प्रशासनिक जो है दोनों था, प्रशासनिक दोनों था, ठीक है। यहाँ पे दोनों होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी केवल नहीं होगा, व्यापारिक और कार्यों का प्रबंधन और प्रशासनिक क्या है दोनों था, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्या है, डी नंबर क्या है तो गलत है। यहाँ पे नहीं पूछा था कौन सा प्रावधान नहीं था, तो डी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है ना सही है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि रिलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एक्ट ने क्षेत्रों के अधिकरण का निषेध लगा दिया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की थी, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी कथन क्या है तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था बताइए। 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए, कार्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था बताइए। कार्य निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1786 का एक्ट था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार जो है ना प्रदान किया था बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास एवं बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया था बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। रेगुलेटिंग एक्ट कितना, 1773 ईस्वी था, ठीक है। आगे देख रहा है कि 1909 के पार्लियामेंटरी सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए। कह रहा है कि 1909 के पार्लियामेंटरी सुधारों के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है 1909 के बारे में, इनका नामांकन ब्रिटिश सांसदों मिंटो और मोरले के नाम पर किया गया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है 1909 के बारे में, इनमें विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर समित स्वशासन का उपबंध किया गया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है इनमें से उपबंध अंतर्विष्ट थे जिसमें यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषद में अपना बहुमत बनाए रखें, ये भी क्या है तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो उपबंध नहीं था बताइए, कौन नहीं था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था बताइए, कौन नहीं था, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है इसने 1773 के बारे में कह रहा है कि पहला इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की, बिल्कुल था, ठीक है। और आगे कह रहा है बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में निहित था, ये भी था। और नेक्स्ट कह रहा है इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया था, ये भी था। और नेक्स्ट कह रहा है गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था, ये क्या था, बिल्कुल नहीं था। क्या था, इस कौन सा अधिनियम में था, तो याद रखिए 1786 का अधिनियम था। क्या था, 1700 जो है ना 86 का अधिनियम था, ठीक है। तो क्या होगा, गलत उत्तर क्या होगा, उपबंध नहीं था, डी क्या है, नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है बताइए। कह रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है बताइए, बताइए क्या होगा।
तो देखिए पहला करा यह किंग जॉर्ज पंचम द्वारा अनुमोदित था, बिल्कुल क्या है, सही है। और इसने केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और इस अधिनियम में परिषद में 3 भारतीय सदस्यों की नियुक्ति को स्पष्ट उल्लेख था, ये भी क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था, बताइए कौन सा एक्ट चला था, बताइए। करा कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था, कौन सा अधिनियम, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था। आगे देखिए करा निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था, बताइए। करा निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था, बताइए कौन संभाला था। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल भाई पटेल थे। कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कौन सा ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था, बताइए कौन सा अधिनियम था, बताइए क्या होगा, कौन सा ईस्वी होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1885 था। क्या था, 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना सही कथन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल के अधिकारों को नियंत्रित किया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और ईस्ट इंडिया एक्ट ने छत्रों के अधिकारों अधिकरण पर निषेध लगा दिया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और 1853 के चार्टर अधिनियम ने लोक सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की थी, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड जॉर्ज था। कौन था, लॉर्ड जॉर्ज था। चलिए आगे देख रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सख्त किया था, बताइए। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट है, बताइए क्या होगा। करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सख्त किया था, बताइए कौन सा अधिनियम था। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1833 का चार्टर एक्ट था। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए व अंततः देश का विभाजन कराया था, बताइए क्या था। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या था, तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का और क्या स्थानों का आरक्षण था। आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के प्रति स्थानांतरित किया था, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। चलिए आगे देखिए करा कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति इनमें से किसके द्वारा की गई थी, बताइए। कह रहा है कि लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संतुति इनमें से किसके द्वारा किया गया था, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में से सम्मिलित थे नीचे दिए गए कूट संरचना में सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में से सम्मिलित थे, इसमें कौन कौन सम्मिलित था, बताइए। तो देखिए इसमें क्या होगा, पहला था एक संघ का प्रावधान, इसमें 1935 में सम्मिलित था। और प्रांतों को स्वायत्तता देना, ये भी 1935 में सम्मिलित था। लेकिन देखिए प्रांतों में द्वैत शासन की प्रस्तावना किसमें सम्मिलित था, 1919 में था। किसमें था, 1919 में था, ठीक है। और केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, ये भी क्या 1919 में था। किसमें था, 1919 में था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है ना इसका हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। बाकी 3 और 4 क्या है, 1919 का था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या था, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रांतीय स्वशासन का उपवन था, बिल्कुल क्या है, सही है 1935 में। और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपवन था, बिल्कुल क्या है, ये भी था। और केंद्र में अखिल भारत का संघ का उपवन, ये भी था। तो तीनों क्या, तीनों था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था, बताइए। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ना 18 जुलाई 1947 को जो है ना मतलब पारित किया गया था, ठीक है।
तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा टेस्ट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और सभी जो है ना होमवर्क का रूटीन अगर आपको चाहिए कौन सा दिन में कौन सा होमवर्क मिलता है तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो सभी लोग लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना आपका होमवर्क आपको पर डे आपको वहाँ पे मिलेगा कि कौन सा होमवर्क किस दिन का होमवर्क क्या है। आपको सारा जो है डे 1 डे 2 डे 3 करके इस प्रकार आपको सारा होमवर्क वहाँ पे जो है ना टॉपिक वाइज आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग जितने लोग नए हैं क्लास को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी ग्रुप में क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। और सभी लोग जो है ना पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आप जितने भी लोग नहीं ज्वाइन किए सभी लोग जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ना आपको सारा कुछ करवाया जाता है। टेस्ट पीडीएफ जितने भी क्लास होता है सारा आपको वहाँ पर अपडेट दिया जाता है करेंट अफेयर्स का। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं टेस्ट नंबर 2 के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।